आच्छादक फलन की क्या विशेषता है? आच्छादक फलन की विशेषता यह है कि x का प्रत्येक अवयव जो है y के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, संबंधित होगा, और y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ x और y में x प्रांत होगा, y सह प्रांत होगा, और चूंकि y का प्रत्येक अवयव जो है x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, तो पूरा का पूरा यह y ही क्या कहलाएगा, इस फलन का परिसर कहलाएगा। यानी कि x प्रांत है और y यहाँ सह प्रांत भी है और परिसर भी है। यह है आच्छादक फलन की विशेषता। अब हम पढ़ेंगे एकैकी आच्छादक। एकैकी आच्छादक फलन। तो यहाँ हम देखेंगे कि एकैकी से हम ये समझ रहे हैं कि x का प्रत्येक अवयव जो होगा y में किसी एक ही अवयव से क्या होगा, संबंधित होगा। जैसे कि 1 a से संबंधित है, 2 b से संबंधित है, 3 c से संबंधित है और 4 d से संबंधित है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 3 और 4 का प्रतिबिंब कोई एक ही अवयव हो। मतलब 3 का प्रतिबिंब एक अद्वितीय अवयव है और 4 का भी प्रतिबिंब एक अद्वितीय अवयव है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, तब हम इसे कहते हैं एकैकी आच्छादक, एकैकी फलन। लेकिन जब बात आती है आच्छादक, तो आच्छादक हमने पहले पढ़ रखा है कि प्रत्येक अवयव x का प्रत्येक अवयव y के प्रत्येक अवयव से क्या होगा, संबंधित होगा। और y के अंतर्गत ऐसा कोई भी अवयव, यहाँ ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो क्या नहीं होगा, किसका, x का प्रतिबिंब ना हो, x का प्रतिबिंब ना हो। तो y में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जो x का प्रतिबिंब ना हो। तो हम देखते हैं कि इसे ही हम कहेंगे एकैकी आच्छादक फलन। यहाँ पर भी जो सह प्रांत होगा, यहाँ भी जो सह प्रांत होगा और परिसर होगा वह भी एक ही होंगे। मतलब y परिसर भी है और y सह प्रांत भी है, और यहाँ x जो होगा वह प्रांत होगा। सभी जो हैं एक ही अवयव से संबंधित होंगे और सभी के सभी का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा। y के अंतर्गत कोई भी अवयव जो है खाली नहीं होगा, या ऐसा कोई भी अवयव नहीं होगा जिसका x के किसी अवयव से संबंध ना हो। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अंतरक्षेपी फलन। अंतरक्षेपी फलन में हम देखते हैं, अंतरक्षेपी फलन में बस यही एक नियम है कि यहाँ y के अंतर्गत कोई ना कोई एक ऐसा अवयव ज़रूर होगा, y के अंतर्गत कोई ना कोई एक ऐसा अवयव ज़रूर होगा जो x के किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो हम देखते हैं यहाँ 2, 3, 5, 7, 0, 1, 0, 1, 3, 5 और 7। तो 2 का संबंध या 2 का प्रतिबिंब 0 है, 3 का प्रतिबिंब 1 है, 5 का प्रतिबिंब 3 है और 7 का प्रतिबिंब क्या है, 5 है। लेकिन यहाँ एक अवयव बच गया है y के अंतर्गत जिसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। जब भी ऐसा हो कि x में जितने भी अवयव हो उन सभी का y में प्रतिबिंब हो, तथा y के अंतर्गत कोई एक ना एक ऐसा अवयव बाकी हो जिसका क्या हो, x से कोई भी संबंध ना हो, या वह अवयव x के, इस x के किसी भी अवयव का क्या नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, तब हम उसे अंतरक्षेपी फलन कहते हैं। के कुछ उदाहरण देखेंगे और इन सभी परिभाषाओं को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको इस वीडियो में समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से और साथ में टेक्निकल इशू की वजह से मैं अभी इसी प्रकार के ही वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। हो सकता है तो लगभग 3 से 4 वीडियोस आपको ऐसे ही मिले और उसके बाद मैं
पहले जैसा सेटअप करके आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो हम पढ़ रहे थे कि फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। माना यहाँ ए कोई फलन है, यहाँ ए कोई समुच्चय है 1, 2 और 3 तथा बी कोई दूसरा समुच्चय है 4, 5, 6 और 7। यहाँ फलन दे रखा है, हम पढ़ चुके हैं कि फलन भी क्या है, एक संबंध है। तो फलन के अंतर्गत जो अवयव होंगे वह किस रूप में होंगे, क्रमित युग्म के रूप में होंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है जिसमें मैंने बेसिक जानकारियाँ दी हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को पहले देखकर आएँ। और अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप 11वीं के लेक्चर्स देख सकते हैं। अब यहाँ ए एक समुच्चय है तथा बी दूसरा समुच्चय है। यहाँ ए एक समुच्चय है तथा बी दूसरा समुच्चय है और ये दोनों जो है फलन f में इस प्रकार संबंधित है कि ए का एक, यहाँ एक जो है वह ए से आएगा और 4 जो है वह बी से आएगा। तो ए का एक किससे संबंधित है, 4 से संबंधित है। अब हम फलन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक जो है ए का अवयव है और इसका प्रतिबिंब क्या है, 4, 2 का प्रतिबिंब 5, 3 का प्रतिबिंब क्या है, 6 है। अब यहाँ 1 ए से आएगा, 4 बी से आएगा, 2 ए से आएगा, 5 बी से आएगा, 3 ए से आएगा और 6 किससे आएगा, बी से आएगा। अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि यह किस प्रकार है। तो यह हमें दिखाई देगा इस प्रकार से। यहाँ लिखेंगे हम 1, 2 और 3। बी बनाएंगे, बी में लिखेंगे हम 4, 5, 6 और 7। यह ए है और यह क्या है, बी है। ए जो है, एक जो है 4 से संबंधित है, 2 5 से संबंधित है, 3 6 से संबंधित है। यहाँ बच गया, क्या बच गया, यहाँ जो है 7 बच गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या यह फलन एकैकी है। तो हाँ, यह फलन क्या है, एकैकी फलन है, क्योंकि ए का जो अवयव है 1, 2, 3, यह बी में जो है एक अद्वितीय अवयव से संबंधित है। मतलब 2 5 से संबंधित है, 3 6 से संबंधित है, 2 5 से संबंधित है, 3 6 से संबंधित है और 1 किससे संबंधित है, 4 से संबंधित है। और यहाँ ए के अंतर्गत कोई भी 2 अवयव किसी y में किसी एक अवयव से संबंधित नहीं है। यहाँ एक और उदाहरण लेते हैं और इसे समझते हैं। यहाँ एक दूसरे प्रकार का उदाहरण हम लेते हैं। देखते हैं कि f(x) जो है वह किस प्रकार है। f(x) = 2x। f(x) किसके बराबर है, 2x के बराबर है। और यहाँ फलन जो है वह क्या है, r से r में। r जो है वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या में ही एक फलन है। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या यह एक एकैकी है, क्या यह एक एकैकी फलन है, क्या यह एक आच्छादक फलन है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई भी दूसरा समीकरण नहीं दिया गया है या कोई भी अवयव अलग से नहीं दिए गए हैं। तब हम इसे इस प्रकार हल करेंगे। इसके चरण होंगे, पहला चरण जो होगा, हम मानेंगे कि x1 x2 जो है वो किसके अवयव है, इस समुच्चय R के अवयव है। और R जो है यहाँ क्या है, प्रांत है। हमने 2r लिया है और इसके अंतर्गत पहला जो वास्तविक संख्या है वह क्या है, प्रांत है। और हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, हम इसे इसी समीकरण में रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है f(x) = 2x। इसे हम लिखेंगे f(x) = 2x। तो इसे रखेंगे किस प्रकार, हम लिखेंगे f(x1) बराबर होगा किसके, f(x2) के। f(x1) बराबर होगा किसके, f(x2) के। और f(x) किसके बराबर है, f(x) जो है 2x के बराबर है। तो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 2x1 बराबर होगा किसके, 2x2 के। मतलब 2x1 बराबर होगा किसके, 2x2 के। तो हमारे पास यहाँ क्या मिला, x1 = x2।
यह इसे हल करने का सबसे सरल तरीका है। सबसे पहले हम मानेंगे x1 x2 जो उस समुच्चय से आता है, फिर हम दिए गए फलन में उसे रखेंगे f(x1) बराबर f(x2) और उसके बाद फलन का जो प्रतिबिंब दिया गया है, यहाँ जो x1 x2 है यह क्या है, प्रतिबिंब है, और उसमें रखने के बाद अगर x1 x2 के बराबर आ गया तब यह क्या कहलाएगा, एक एकी कहलाएगा। अब हमें देखना है कि f जो है वह आच्छादक है या नहीं। तो इसके लिए भी नियम है, हमें क्या मानना होगा कि y जो है वह इस वास्तविक संख्या r का एक अवयव है। अब यहाँ r जो होगा वह क्या होगा, सहप्रांत होगा, प्रांत नहीं होगा। हमें दिया गया है कि f(x) बराबर क्या है, 2x के बराबर है, और यह 2x किस में उपस्थित होगा, इस सहप्रांत में उपस्थित होगा। तो यह किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे f(x) बराबर क्या होगा, y। तो 2x बराबर भी क्या होगा, यहाँ 2x बराबर भी क्या होगा, y। तो x बराबर लिखेंगे y/2। तो अब हम देखेंगे क्या y में 2 का भाग देने पर यह वास्तविक संख्या है। तो हाँ, जब हम किसी भी वास्तविक संख्या में 2 से भाग देंगे तो जो भी नई वास्तविक संख्या आएगी वह भी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो अब हम देखते हैं कि x बराबर y/2 हमें प्राप्त हुआ, और यह भी कहाँ उपस्थित है, इस सहप्रांत R में उपस्थित है। तो हम देखते हैं कि हर एक अवयव के लिए पहले प्रांत, यहाँ पहले प्रांत R के प्रत्येक अवयव का दूसरे R जो समुच्चय है किसका, वास्तविक संख्या का, यह जो ऐसा प्रांत में क्या होगा, एक कोई ना कोई अद्वितीय प्रतिबिंब उपस्थित होगा। तो इसे हम कहेंगे कि y/2 क्या है, y/2 अगर अस्तित्व में है, y/2 अगर अस्तित्व में है तो यह क्या कहलाएगा, आच्छादक फलन कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, मैंने अभी जितनी भी परिभाषाएं बताई उससे संबंधित पुस्तक में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, आप उन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अगर आपको उनके हल करने में कोई भी दिक्कत या समस्याएं आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। तो मैं इसे एक एक करके समझाना चाहूँगी। यहाँ A, B और C 3 समुच्चय हैं जो कैसे हैं, ये तीनों ही समुच्चय क्या हैं, अरिक्त हैं। अब माना f जो है एक फलन है किससे, A से B में, और दूसरा फलन यहाँ g दिया गया है। g किस प्रकार से है, g जो है फलन है किससे, B से C में। अब फलन के ही परिभाषा से हम समझते हैं कि x जो है वह a का अवयव है, तो f(x) जो है वह किसका, इस x का प्रतिबिंब होगा, और वह कहाँ उपस्थित होगा, B में उपस्थित होगा। अब हम देखते हैं कि B में किस प्रकार के अवयव होंगे, B में f(x) प्रकार के अवयव होंगे। इसे हम इस प्रकार समझेंगे कि A में जो अवयव हैं वो किस प्रकार से हैं, x के रूप में है। A में जो अवयव है वह किस प्रकार से हैं, x के रूप में है। फिर हम आते हैं B में जो अवयव होंगे वह f(x) के रूप में होंगे, क्योंकि वे सभी किसके प्रतिबिंब है, इस x के प्रतिबिंब है। अब B से जो है C में फलन है BC, फलन B से C में किस प्रकार है, यहाँ G एक फलन है जो किससे है, B से C में फलन है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि C में किस प्रकार के फलन होंगे। तो हम फलन को लिखते कैसे हैं, सबसे पहले लिखेंगे G, क्योंकि G फलन है यहाँ पर, और इसके अंतर्गत अवयव क्या होंगे, f(x) होंगे। पहले हमने लिखा A के अंतर्गत अवयव x, इसका फलन था f, तो हमने B के अंतर्गत लिख दिया f(x). अब B के अंतर्गत अवयव जो है वह है f(x), तो तब हम देखेंगे C में किस प्रकार के अवयव आएंगे। तो C में जो अवयव आएंगे वह सबसे पहले लिखेंगे हम G,
और b के अंतर्गत जो अवयव आएगा उसे हम लिख देंगे। फिर से मैं समझा देती हूँ। x का अवयव a का अवयव x b में फलन f से परिभाषित है तो हम इसे लिखेंगे fx। यहाँ जो x लिखाता है वह किसका अवयव है, a का है। वैसे ही यहाँ b से c में फलन है फलन g, और इसके अंतर्गत जो अवयव आते हैं वह कैसे हैं, इस fx के बराबर है तो हम यहाँ लिखेंगे fx। फलन g किसका प्रतिबिंब है, इस अवयव fx का प्रतिबिंब है। अब मैं इसे इस डायग्राम से समझाना चाहूँगी। यहाँ a एक क्या है, समुच्चय है, तथा b जो है वह दूसरा समुच्चय है, और यहाँ हमें एक और समुच्चय दिया गया है c। हम सबसे पहले देखते हैं कि x जो है a का अवयव है। अब इस x का जो प्रतिबिंब होगा b में वह कैसा होगा, fx प्रकार का होगा, क्योंकि यहाँ हम इसे फलन f से परिभाषित कर रहे हैं। तो x का जो प्रतिबिंब है वह किसमें, समुच्चय b में fx के रूप में होगा, और हम इसे फलन f के रूप में क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। अब फिर आगे देखते हैं तो इस fx का प्रतिबिंब कहाँ है, इस c में है। कहाँ, इस समुच्चय c में है। b का जो प्रतिबिंब है वह कहाँ है, समुच्चय c में है। तो b में अवयव किस प्रकार के हैं, fx प्रकार के हैं। तो c में इस fx का प्रतिबिंब इस प्रकार से होगा। अब हम इसे g से परिभाषित कर रहे हैं। b से जो c में फलन है उसे हम g से परिभाषित कर रहे हैं। तो इस fx का प्रतिबिंब कैसा होगा, g लिखेंगे और हम किसे कोष्ठक में लिख देंगे gfx। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो अब इसे पढ़ेंगे GOF। GOF का मतलब होता है G ऑफ F। इसे हम पढ़ते हैं कैसे, G ऑफ F। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहला फलन f था, दूसरा फलन g था, तो हम पहले लिखेंगे g, फिर लिखेंगे o और फिर लिखेंगे f। इसी प्रकार से मैं इसे और समझाना चाहूँगी। इसे हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे f a से b में फलन है तथा g b से c में फलन है, और इनके संयोजन को हम क्या पढ़ेंगे, g ऑफ f, और फलन लिखेंगे g ऑफ f लिखेंगे कहाँ, a से c में। हम इसे क्या लिखेंगे, फलन लिखेंगे g ऑफ f। फलन g ऑफ f कहाँ है, a से c में फलन है। और इसे इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि x बराबर होगा किसके, g ऑफ fx के, जहाँ सभी x कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। इसे हम पढ़ते हैं फॉर ऑल x, मतलब a के सभी अवयव जो किस रूप में है, x के रूप में है। आपको जो है इसे समझने में दिक्कत हो रही होगी कि हमने इसे ऐसा क्यों लिखा। तो हम पहले जब पढ़ते थे तो हम लिखते थे x जो है a का अवयव है, तो b के अंतर्गत कैसे अवयव होंगे, fx प्रकार के अवयव होंगे, और fx बराबर होगा किसके, y के, और y कहाँ से आता था, इस b से आता था। तो अब हम ऐसे ही इसे देखते हैं और लिखते हैं कि यह फलन जो है a से सीधे सीधे कहाँ फलन है, c में फलन है, यह है b। तो ये जो है a से c में फलन है g ऑफ f। तो अब g ऑफ f x लिखेंगे। यहाँ किस प्रकार के अवयव होंगे, g ऑफ f x प्रकार के अवयव होंगे, और ये किसके बराबर होंगे, g ऑफ f x के बराबर होंगे। हमने पढ़ा है यहाँ किस प्रकार के अवयव होंगे, g ऑफ f x के बराबर अवयव होंगे। इसे हम उदाहरण से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इसी प्रकार देखेंगे f ऑफ g किस प्रकार से आएगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे g फलन है a से b में, a फलन है b से
सी में, इसे दर्शाएंगे इस प्रकार से। ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहला फलन यहाँ जी है और दूसरा फलन जो है यहाँ एफ है। अब इसे लिखेंगे हम इसे क्या लिखेंगे? अगर पहले जी आता है फिर एफ आता है तो हम इसे लिखेंगे एफ ऑफ जी, और यहाँ एक्स है, यहाँ होगा जी एक्स। तो यहाँ किस प्रकार के अवयव होंगे? यहाँ हम लिखेंगे एफ जी एक्स, और इसे दर्शाएंगे किस प्रकार से? इसे दर्शाएंगे इस प्रकार से, एफ ऑफ जी एक्स बराबर होगा किसके? एफ जी एक्स के। और यहाँ x जो है किससे आएगा? a से आएगा। अब हम इसे कुछ उदाहरण से समझेंगे। यहाँ f दिया गया है फलन 2, 3, 4, 5 से कहा है फलन है 3, 4, 5 और 9 में, और g एक फलन है जो इस प्रकार है 3, 4, 5, 9 से कहा 7, 11 और 15 में। इस प्रकार है कि f2 बराबर 3, f3 बराबर f2। इस प्रकार है कि f2 बराबर 3, f3 बराबर 4 और f4 बराबर और f5 दोनों बराबर हैं किसके? 5 के। और दिया गया है g3 बराबर है g4 के, और ये दोनों बराबर हैं 7 के, तथा g5 और g9 बराबर हैं किसके? 11 के। तो हमें ज्ञात करना है g ऑफ f ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे इस प्रकार से। सबसे पहले देखते हैं कि इस फलन f में जो अवयव 2, 3, 4, 5 से कहा है 3, 4, 5 और 9 है, तो यहाँ ये जो है प्रांत है, f का प्रांत यहाँ क्या है? 2, 3, 4, 5 है, और इसका परास कैसा है? 3, 4 और 5 है। हमने 9 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे पास इस प्रश्न में f2, f3 और f4 और 5 के जो प्रतिबिंब है वह क्रमशः कैसे हैं? 2, 3, 4 और 5 के प्रतिबिंब जो है वो कैसे हैं? 3, 4 और 5 है। यहाँ 9 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो हमने यहाँ f के परास में 9 को नहीं लिखा है। तथा इसी प्रकार हम g के लिए भी हल करेंगे। तो g के लिए जब हम हल करेंगे तो हम देखेंगे g का प्रांत निकालेंगे। तो g का प्रांत जो है वह है 3, 4, 5 और 9। g का जो परास है वह कैसा है? केवल 7 और 11। हम इसे भी देखते हैं प्रश्न में। यहाँ दिया गया है g में 3, 4 के जो प्रतिबिंब है वह 7 है, और 5 और 9 के प्रतिबिंब क्या है? 11 है। तो यहाँ भी g के प्रांत में 3, 4, 5, 9 है, और इसके परास में क्या होंगे? 7 और 11 होंगे। अब देखते हैं कि यहाँ एक नियम होगा। कैसा नियम होगा? कि f का जो परास होगा वह उपसमुच्चय होना चाहिए किसका? प्रांत g का। यह अगर इस नियम का पालन करता है तो यह g ऑफ f के लिए सत्य माना जाएगा, और हम इसे लिखेंगे 2, 3, 4, 5 के प्रतिबिंब कहाँ होंगे?
यहाँ 7, 11 और 15 में होंगे। इसे और सरलता से समझते हैं कि ये 3 समुच्चय हैं। पहला है फलन f, फिर दूसरा है फलन g। अब अगर यहाँ परास ये होगा प्रांत और इसका परास होगा यहाँ, और यही परास जो है प्रांत होगा किसके लिए प्रांत होगा, इस g के लिए प्रांत होगा। तो अगर f का ये प्रांत है और f का ही ये परास है, तो अगर ये f का परास f का जो परास है वह किसके बराबर हो जाएगा, g के प्रांत के बराबर होगा। कब होगा, जब यह किसका f का जो परास होगा वह उप समुच्चय होगा किसके, g के प्रांत के। हम उदाहरण से देखते हैं कि जो f का परास है, f का जो परास है 3, 4, 5, यह उप समुच्चय है किसका, g के प्रांत का। g का प्रांत यहाँ दिया गया है, g का प्रांत दिया गया है 3, 4, 5 और 9। और हम देखते हैं कि f का प्रत्येक अवयव, f का जितना भी प्रत्येक अवयव है, f के परास का प्रत्येक अवयव g के प्रांत में उपस्थित है। इसीलिए हम इसे लिखेंगे परास f उप समुच्चय होगा प्रांत g का। तब हम इसे लिख सकते हैं g ऑफ f, और यहाँ हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5 फलन होगा किसमें, 7, 11 और 15 में, 7, 11 और 15 में। और यह क्या होगा, अस्तित्व में होगा। यहाँ जो है ये पहले समुच्चय से आ रहा है, ये जो है पहले समुच्चय से आ रहा है, पहले समुच्चय का प्रांत और दिए गए तीसरे समुच्चय का, मतलब यहाँ जो समुच्चय दिया गया 7, 11, 15, इसमें एक फलन g ऑफ f होगा। और इसमें अवयव किस प्रकार के होंगे, तो हम लिखेंगे g ऑफ f x बराबर होगा किसके, g ऑफ f x के। तो इसमें मान रखते जाएंगे, g ऑफ f x का मान रखेंगे 2 प्रश्न से ही, यहाँ रखेंगे g f2। अब यहाँ f2, अब यहाँ आपको समझना होगा कि f2 किसके बराबर होगा। तो यहाँ दिया गया है फलन, यहाँ f2 का प्रतिबिंब दिया गया था 3, f3 का प्रतिबिंब दिया गया है 4, f4 का प्रतिबिंब दिया गया है 5, g3 का और g4 का प्रतिबिंब है 7, और g5 और g9 का प्रतिबिंब है 11। तो हम इसी से ही देखेंगे यहाँ g ऑफ f2, तो f2 का प्रतिबिंब यहाँ क्या है, f2 का प्रतिबिंब है यहाँ 3, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे g3, और g3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। g3 किसके बराबर है, 7 के बराबर है। इसी प्रकार हल करेंगे, g ऑफ f3 बराबर होगा यहाँ किसके बराबर होगा, f3 के, और f3 का प्रतिबिंब है 4, यहाँ हम f3 के जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और g4 का मान किसके बराबर है, g4 का मान बराबर है किसके, 7 के। वैसे ही रखेंगे g ऑफ f4 यहाँ f4 किसके बराबर है, यहाँ f4 है 5 के बराबर, तो यहाँ रखेंगे 5। और g5 किसके बराबर है, यहाँ g5 बराबर है किसके, 11 के। वैसे ही रखेंगे 5 के लिए देखते हैं g f5, यहाँ f5 दिया गया है, f5 भी यहाँ 5 के बराबर है,
तो g बराबर कितना हो जाएगा, g बराबर हो जाएगा g5 बराबर हो जाएगा 11। तो हमारे पास g ऑफ f आ गया 2 3 4 5 का प्रतिबिंब है यहाँ 7, 11 और 15। और g ऑफ f इस फलन के अंतर्गत अवयव किस प्रकार होंगे, 2 7 से संबंधित है, 3 7 से संबंधित है, 4 11 और 5 11 से संबंधित है। यहाँ पहले जो अवयव हैं वह सभी क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। भले ही जो दूसरे अवयव हैं वह एक जैसे हो सकते हैं, जैसे 7 11, लेकिन 2 3 4 और 5 ये सभी क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। आप भी इसी प्रकार से और भी जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और उसकी कुछ परिभाषाएं और उदाहरणों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं आपको इस वीडियो में कहाँ डाउट आया है, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।